हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लाइफोलॉजी। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये है चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम योर 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है विथ रिस्पेक्ट टू नीट, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो श्योर आना ही आना है। एंड सेकेंड थिंग, एज चैप्टर इज़ कम्प्लीटली थेरोटिकल, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप थोड़े से फैक्ट्स याद रखते हो। तो उसके लिए लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए। सुन भी लोगे तब भी आपका एक बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा। सो डायरेक्टली लेट स्टार्ट विद द चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हम जो इश्यूज़ स्टडी करने वाले हैं, आपके 2 कैटेगरी में इश्यूज़ को डिवाइड किया जा सकता है। एक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशंस को हमको स्टडी करना है, पॉल्यूशंस आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। एंड सेकेंड थिंग, इन पॉल्यूशन से होने वाले कुछ इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। देन उसके बाद हमारे पास हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, देन हो सकते हैं आपके ओजोन डिप्लीशन। दिज आर द इफेक्ट्स एज इट इज़ लिस्टेड हियर। ये सारे पॉइंट्स हमको कवर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट आपको दिया गया है, ह्यूमन पॉपुलेशन साइज ग्रॉन इनॉर्मसली। बताया गया है कि पॉपुलेशन साइज, जो बढ़ा हुआ पॉपुलेशन साइज है, इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। अब ये बढ़ तो रहा है, अब जैसी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ऑटोमोबाइल्स, न्यूमरस अदर कमोडिटीज़, ये सब कुछ बढ़ रही है। कमोडिटीज़ मतलब अदर थिंग्स विच एवर रिक्वायर्ड टू लिव आवर लाइफ। तो यहाँ पर हम दिस डिमांड्स आर एक्सर्टिंग ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें कहाँ से पूरी की जाती है? नेचुरल रिसोर्सेज से। तो जितना डिमांड बढ़ेगा उतना आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का। एंड अल्टीमेटली क्या हो रहा है? कंट्रीब्यूशन टू पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। 3 टाइप का यहाँ पर बताया गया है। द नीड ऑफ द आर, तो हमको क्या करना है? टू चेक, कंट्रोल करना है किस चीज़ को? डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ आर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस। इन रिसोर्सेस का डिग्रेडेशन होने से बचाना है, डिप्लेशन होने से बचाना है, एंड साइमल्टेनियसली पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। बट कैसे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करना है विदाउट हॉल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ जो चैप्टर है ये कंट्रोल मेजर्स के बारे में ज़्यादा बात करता है। तो हम जो भी कंट्रोल मेजर्स बता रहे हैं, तो उस कंट्रोल मेजर्स शुड नॉट इंटरफियर विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से, आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पोल्यूशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना बंद कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वी कांट हाल्ट आवर डेवलपमेंट प्रोसेसेस। हमको उसके साथ चलते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो हियर द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन इज़ गिवन, जो कि हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। एनी अनडिज़ायरेबल चेंज, कहाँ पर? इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। रिमेंबर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन सी गैसेस कितनी हैं, क्या टेम्परेचर है, मॉइस्चर कितना है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द एयर। देन या एयर या आप किसी भी कंपाउंड का बोल सकते हो, लैंड है, वाटर है, एंड ऑल्सो द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हम सबको पता है। और ये करवाता कौन है? जो पॉल्यूशन करवाते हैं उनको बोला जाता है पॉल्यूटेंट्स। दे आर द एजेंट्स विच आर कैरिंग आउट दिस अनडिजायरेबल चेंजेस। अब यहाँ आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो हमको याद रखना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया है, दैट इज़ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छे से याद रखेंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको आप याद रख सकते हो EPA 86। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपको। कब बना था? 1986। ईयर याद रखना है, एक्ट याद रखना है, किस लिए बनाया गया था? टू इम्प्रूव, अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जिसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 2 इसके फंक्शन थे। एक फंक्शन था प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट, एंड सेकेंड फंक्शन था इम्प्रूवमेंट, टू इम्प्रूव एंड टू प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, प्रोटेक्शन भी करना है और इम्प्रूवमेंट भी करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दी एयर पोल्यूशन। देखिए, एयर पोल्यूशन तो पढ़ ही रहे हैं, बट इसका कंट्रोल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे पहले एयर का इंपॉर्टेंस बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, कि एयर हमारे रिस्पायरेटरी नीड्स को पूरा करता है। एयर पोल्यूटेंट्स कॉज इंजुरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इंजुरी कर सकते हैं अगर एयर में पोल्यूशन हो जाए ये पोल्यूटेंट्स। देन दे रिड्यूस द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यहाँ आप इसको काउंट कर सकते हो क्या क्या रोल्स दिए गए हैं। अगर पोल्यूटेंट्स है तो ये क्या कर सकते हैं? रिड्यूस द यील्ड एंड ग्रोथ एज वेल एज, मतलब ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी और यील्ड जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी।
और क्या हो सकता है, कॉज प्री मैच्योर डेथ, दैट इज जुवेनाइल स्टेज में ही प्लांट की डेथ हो जाएगी, मैच्योरिटी पर जाएगा ही नहीं। हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में पढ़ा है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट, तो यहाँ पर प्री मैच्योर कंडीशन में ही प्लांट की डेथ हो जाएगी, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी कम होना है। देन और क्या करते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स ऑल्सो डिलीटेरियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट आपको बोला गया है डिलीटेरियसली, मतलब ऑब्वियसली दिस आर बैड इफेक्ट्स, कहाँ पर, ह्यूमंस में एज वेल एज इन एनिमल्स। ठीक है, ये कुछ एयर पोल्यूशन से होने वाले इफेक्ट्स बताए गए हैं। देन नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है कि ये जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। These are effects depend on concentration of pollutant, duration of exposure and the organism, तीनों भी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगेन वन मोर थिंग, जहाँ भी स्टेटमेंट्स कॉमा लिख के एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई होती है तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज हर एक वर्ड से एक ऑप्शन बन सकता है यहाँ पर, हर एक फ्रेज से। ओके, सो यहाँ थोड़ा सा हो गया अबाउट एयर पोल्यूशन। डायरेक्टली अब यहाँ हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे, बट बिफोर दैट कुछ सोर्सेस बताए गए हैं। एक आपको बताया गया है स्मोक स्टैक्स। स्मोक स्टैक्स क्या होते हैं, ये चिमनीज होती है, इंडस्ट्री में जो चिमनीज लगी होती है वेस्ट धुएं को बाहर डालने के लिए, उसको स्मोक स्टैक्स बोला जाता है। ऑफ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, कोल को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। दूसरा दिया गया है आपको स्मेल्टर्स। स्मेल्टर्स क्या होते हैं, ये भी मशीन्स होती है, एक्चुअली ये मेटल प्रोसेसिंग मशीन्स होती है, जहाँ पे मेटल्स को प्रोसेस किया जाता है। मेटल्स कहाँ से, जो रॉ मेटल्स होते हैं ओर के फॉर्म में हमको जो मिलते हैं, तो उनको प्रोसेस किया जाएगा। एंड अदर इंडस्ट्रीज, तो यहाँ सोर्सेस की बात की गई है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पॉइंट सोर्सेस है, एक ही जगह से बहुत सारा वेस्ट निकल रहा है, तो पॉइंट सोर्सेस। सो दे रिलीज पार्टिकुलेट, क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट। ये हमारे दो कॉज है, ये दो हमारे कंसर्न्स है जिनको हमको ध्यान देना है, जिनको ठीक करना है। वन इज पार्टिकुलेट मैटर एंड द सेकेंड वन इज गैसियस मैटर और गैसियस एयर पोल्यूटेंट। एंड इसके साथ साथ और क्या, हार्मलेस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो अलॉन्ग विद दिस दे ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मलेस गैसेस टू। तो ऑप्शंस में ध्यान रखिए कि इनसे क्या क्या निकल रहा है इन पॉइंट सोर्सेस से। पार्टिकुलेट मैटर भी है, गैसियस पोल्यूटेंट भी है और हार्मलेस गैसेस भी है। दिस पोल्यूटेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड। तो अब हमको क्या करना है, इन पोल्यूटेंट्स को सेपरेट करना है या तो फिल्टर करना है बिफोर रिलीजिंग। कहाँ रिलीज करने से पहले, इन द एटमॉस्फेयर। किससे सेपरेट करना है, हार्मलेस गैसेस से। मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वट एवर कंट्रोल मेजर्स वी आर यूजिंग, ये हमारे कंट्रोल मेजर्स इन पार्टिकल्स को या तो गैसेस को नॉर्मल गैसेस से या हार्मलेस गैसेस से सेपरेट कर देंगे और हार्मलेस गैसेस को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। यहाँ दो डायग्राम है, हमको समझना है डिटेल में। डोंट मिस एनी डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, एनी लेबल, सबके सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम साइमल्टेनियसली PYQs को भी कवर करने वाले हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। तो लास्ट तक देखते रहिए, देख नहीं पा रहे हो सुनते रहिए एटलीस्ट, ये आपके लिए एक बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। देन सी, अब यहाँ डायरेक्टली कंट्रोल मेजर्स की बात की गई है। देर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, मतलब कि इसकी बात हुई है, कंट्रोल की बात हो रही है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे पहला वाला जो आपको बताया गया, तीन है टोटल, तीन पढ़ना है हमको। फर्स्ट बताया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ डायग्राम दी गए हैं, आई विल एक्सप्लेन डायग्राम, पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये रिमूव कर सकते हैं 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। याद रखिए किसको निकाल रहे हैं, ओनली पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करेंगे प्रेजेंट इन दी एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब जो कुछ भी वेस्ट निकल रहा है, फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ से PYQ पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 22, जस्ट लास्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है 22 का, जहाँ पर पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किसको रिमूव करता है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर को करता है। और कितना करता है, 99% करता है। ऑलरेडी वी हैव सीन कि वेस्ट जो एयर पोल्यूशन है, इसमें कितने टाइप का पोल्यूशन होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, गैसियस मैटर होता है, गैसियस पोल्यूटेंट भी होते हैं और हार्मलेस गैसेस होते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर को निकालने के लिए वी कैन यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स। अब इसकी अरेंजमेंट बताई गई है कैसी होती है, इसके अंदर लगे होते हैं इलेक्ट्रोड वायर्स, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दीज आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। ये अचीव करना थोड़ा सा एक नॉर्मल कंट्री के लिए, अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये बड़ा ही कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है टू मेंटेन 1000 वोल्ट्स। तो अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स दे प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी इन हाई वोल्टेज कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो और रिलीज हो। Then these electrons they will attach to the dust particles giving them net negative charge. Here you can see in the diagram, यहाँ पे हमारे पास dirty air आ रहा है, dust particles है dirty air में, यहाँ लगा रहेगा इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। ना दिस इलेक्ट्रॉन ये इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर जमा हो जाएंगे और इनको नेगेटिवली चार्ज दे देंगे, नेगेटिव चार्ज बना देंगे। अब क्या होगा, ये इधर से पास होगा डस्ट पार्टिकल्स, तो यहाँ आगे में हमारे पास कलेक्शन प्लेट्स लगी हुई है। कलेक्शन प्लेट्स आर ग्राउंडेड, फिक्स है और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नो एज दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इन्होंने डस्ट पार्टिकल को बाहर से कवर कर दिया है, तो ये सारे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं। ना आगे कौन निकल जाता है, क्लीन एयर आगे निकल जाती है। तो सिंपल वर्किंग इज देयर। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत हाई वोल्टेज मेंटेन करना है। और दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम अभी बात करेंगे, द कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल्स। अब यहाँ पर आपको इससे पता चल रहा है कि एज डस्ट पार्टिकल्स मतलब सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर के लिए यूज़ किया जा सकता है, गैसेस के लिए कभी नहीं। देन ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ। मतलब ये बोला गया है कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी अगर कर देते हैं तो पार्टिकल्स सेटल नहीं होने पाएंगे, ग्राउंडेड प्लेट्स पर पार्टिकल सेटल नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को स्लो रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कंट्रोल मेजर हो गया है। अभी सेकेंड स्टार्ट हो रहा है और बड़ी मज़े की बात यह है कि सेकेंड से भी जस्ट 2022 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए 4 लाइन छोड़ के आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं। अब ये क्या करता है, इसका नाम है स्क्रबर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको याद रखना है कि स्क्रबर क्या रिमूव करता है, रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव कर रहा था पार्टिकुलेट मैटर और ये करता है गैसियस मैटर, उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड। स्क्रबर में क्या होता है, यहाँ पर एग्जॉस्ट को पास किया जाता है थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर एंड लाइम। याद रखिए किसका स्प्रे है, वाटर या लाइम का स्प्रे रहेगा। एंड इसमें से पास करने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी SO2 है वो सेपरेट हो जाएगा। डायग्राम में देखते हैं हम, ये स्क्रबर का डायग्राम है। इधर से डर्टी एयर आ रहा है, डर्टी एयर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकुलेट मैटर यहीं पे नीचे में जमा हो रहा है। बट जब ये एयर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से हम स्प्रे कर रहे हैं लाइम वाटर को, एंड ये लाइम वाटर इस एयर में जो कुछ भी सल्फर ऑक्साइड से उसके साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और कैल्शियम सल्फेट सॉलिडिफाई होके यहाँ नीचे में जमा हो जाएगा एंड क्लीन एयर बाहर जा रहा है। तो वी आर सेपरेटिंग द गैसियस पार्ट, गैसियस पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एयर, डर्टी एयर, एंड दैट्स वाई यहाँ किसका सेपरेशन किया जा रहा है, गैसियस पॉल्यूटेंट का। देन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है यहाँ पर और इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, बट दिस क्वेश्चन वाज इन 2020। PYQ है, 2020 का PYQ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था ये इधर से आया था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसने क्या किया है, दे रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड डेंजर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। वी हैव का मीनिंग है यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही है, जो पूरे कंट्री के पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, मेंटेन करते, देखते हैं कितना पॉल्यूशन कहाँ हुआ है एंड अकॉर्डिंगली कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं। तो दे हैव सेड दैट कि अगर पार्टिकल का साइज, पोल्यूटेंट के पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो जाता है, 2.5 और लेस, तो ये बहुत ही डेंजरस है। ऐसा क्यों बोला गया बेटा, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो दे कैन इजीली सेटल डाउन, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो उसके इनहेलेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और इनहेलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो वो लंग्स में जाके अफेक्ट करेगा डायरेक्टली। तो ये क्या बोला है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, बहुत ही डेंजर है। दिस फाइन पार्टिकल्स कैन बी इनहेल्ड, देखिए आ गया, इनहेल्ड डीप डाउन इनटू द लंग्स एंड कॉज, क्या क्या कॉज कर सकते हैं याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स,
इरिटेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है एंड ऑल्सो डैमेज टू लंग्स, और बहुत ही डेंजरस बात प्रीमैच्योर डेथ भी पॉसिबल है। देखो एक पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 PYQs है। पहला वाला था प्रेसिपिटेटर के बारे में, दूसरा है स्क्रबर एंड तीसरी चीज़ है पार्टिकल का साइज़ पूछा गया था। CPCB ने क्या साइज़ बताया गया है, तो दैट इज़ 2.5 माइक्रोमीटर्स, या यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM 2.5। ओके, देन अब नेक्स्ट सोर्स की हम बात कर रहे हैं। ऊपर जो सोर्सेज की बात की थी दोज वर पॉइंट सोर्सेज। अब यहाँ पर हमारे नॉन पॉइंट सोर्सेज है, दैट इज़ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स एक बहुत ही कॉमन चीज़ आप बोल सकते हो इन द कंट्री लाइक इंडिया, जो कि अभी तक वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड थी, बट अभी अभी वी गॉट दैट प्राइड कि हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स बड़े ही कॉमन है सारी सिटीज़ में, और ये क्या करते हैं, ये करते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एंड इसमें भी मेट्रो सिटीज़ में इनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मेट्रो सिटीज़ में ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा ही रहेगा, व्हीकल ज़्यादा रहेंगे। So as the number of vehicles increase on the streets, this problem is now shifting to other cities too. ये प्रॉब्लम यहाँ बताया गया है थोड़ा सा। अब डायरेक्टली आ जाते हैं कंट्रोल कैसे करें। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, पहला आपको बताया गया है कंट्रोल मेजर क्या किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल्स का प्रॉपर मेंटेनेंस करिए। तो कैसे किया जा सकता है, विथ यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल। ये याद रखना है कैसे किया जा सकता है, लेड फ्री पेट्रोल। लेड एक हेवी मेटल है, लेड डाला जाता है पेट्रोल में, नेचुरली नहीं होता है। लेड एक्सटर्नली ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है, नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए। नॉकिंग क्या है, एक स्पेशल फिनोमेना है। जब आप यू माइट हैव सीन कि जब पुराने, अभी तो नहीं, अभी तो ये चीज़ कम हो चुकी है, बट गाड़ियाँ जल्दी स्टार्ट नहीं होती थी, घर घर करती थी, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नॉकिंग। तो ये रिड्यूस करने के लिए पेट्रोल में लेड डाल दिया जाता था ताकि जल्दी से शुरू हो जाए, नॉकिंग अवॉइड कर सके। तो अब तो एडवांस इंजन्स आ गए हैं तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, but we should have lead free petrol और डीजल, they can reduce pollutants they emit। इससे क्या होगा, pollutants emit होंगे। अब आता है नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट नाम, कैटालिटिक कन्वर्टर। इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे दैट इज़ कैटालिटिक कन्वर्टर। थर्ड इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पर बताया गया है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, ये कुछ नहीं, ये एक्सपेंसिव मेटल्स से बने हुए कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेटल्स के नाम आपको याद रखना है, 3 नाम NCERT लिख रही है कैटालिटिक कन्वर्टर में, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। तीनों याद रखिए, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, बस रट लीजिए नाम। ये 3 मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, एक्सपेंसिव मेटल्स है और इसीलिए गाड़ियों की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है इनकी। एंड ये क्या करेंगे, ये कैटालिस्ट का काम करेंगे। कैटालिस्ट क्या करता है बेटा, किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर किस रिएक्शन का रेट बढ़ा रहे हैं, आप जो फ्यूल यूज़ कर रहे हो उसकी बहुत अच्छी बर्निंग, कंप्लीट कंबशन करवाना। आर फीटेड, दिस आर फीटेड इन द ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। तो अब बात करेंगे पॉइजनस गैसेस की। ऑटोमोबाइल्स कौन सी पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करती है, तो इसमें हो सकते हैं अनबर्ट हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें हो सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। NCERT सारे नाम लिख रही है, आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है ये भी देख लीजिए। जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है CO2 एंड वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस। तो अल्टीमेटली हम जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको नॉर्मल गैसेस में, नॉर्मल कंपोजिशन में चेंज कर रहे हैं, सो दैट इनके बैड इफ़ेक्ट्स कम हो जाए और हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। सो हियर क्या बोला गया है, रेस्पेक्टिवली, इसलिए आपको याद रखना है किसका कन्वर्जन किस में होता है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। हाइड्रोकार्बन CO2 एंड वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 एंड NO2, और ये करता कौन है, कैटालिटिक कन्वर्टर। और कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ होता है, व्हीकल्स में, और ये किससे बना होता है, एक्सपेंसिव मेटल से। कौन से, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, दैट्स इट। अब यहाँ बोला गया है कि मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विथ कैटालिटिक कन्वर्टर शुड बी अनलेडेड। अब इन्होंने जिस व्हीकल में आपने कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया है उस व्हीकल में आपको सिर्फ अनलेडेड पेट्रोल ही यूज़ करना है। अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा क्यों, क्योंकि लेड जो है पेट्रोल को, लेड इन द पेट्रोल इट इनएक्टिवेट्स दिस कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट को ये बेकार कर देगा, अपना काम नहीं करने देगा, इसलिए हमको अनलेडेड पेट्रोल ही यूज़ करना है। ओके, तो अब नेक्स्ट एक्ट जो हमको पढ़ना है
दैट इज़ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, या सिंपली आप इसको एयर एक्ट भी बोल सकते हो। तो इट केम इनटू फोर्स इन 1981। देखिए बड़ा सिंपल सा नाम है, एयर एक्ट है, 1981 में इसको लागू कर दिया गया। एंड इम्पॉर्टेंट, और एक इम्पॉर्टेंट बात, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया इन 1987। सो व्हाट इज अमेंडेड मीन्स कि यहाँ पर इसमें माइनर से चेंजेस किए जाते हैं। एक्चुअल लॉ एक्ट वैसे ही होता है और थोड़ी चीज़ें कुछ ऐड की जा रही है, निकाली जा रही है, तो ये अमेंडमेंट्स होते हैं। तो इट वाज अमेंडेड इन 1987, जिसमें इस नॉइस को भी इंक्लूड कर दिया गया एयर पोल्यूटेंट में। बिफोर दिस नॉइज़ वाज नॉट इंक्लूडेड दियर, और यहाँ पर कुछ भी नॉइज़ नाम की चीज़ इंक्लूडेड नहीं थी, सिर्फ हम बात करते थे गैसियस पॉल्यूटेंट की या तो पार्टिकुलेट मैटर की। बट 1987 के बाद एयर पॉल्यूटेंट में नॉइज़ को भी इंक्लूड कर दिया गया। अब इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एंड क्वेश्चन किस प्रकार का था, कैसा क्वेश्चन था कि इट वाज आस्क्ड कि जो अमेंडमेंट हुआ था एयर एक्ट में, उस अमेंडमेंट में क्या एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की गई थी, एंड दैट वाज नॉइस। पहले इसमें नॉइस इंक्लूडेड नहीं था, और ये 2020 का क्वेश्चन है नीट का। क्या इंक्लूड किया गया था इसमें, नॉइस को इंक्लूड किया गया था। तो थोड़ा सा हम नॉइस के बारे में डिटेल से देखते हैं कि नॉइस क्या होता है। वी नो कोई भी चीज़ हाई वॉल्यूम हाई साउंड है तो हम इसको नॉइस बोल सकते हैं। तो ये कितना हाई होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया नहीं है, इसका मतलब आने के चांसेस है। तो यहाँ पर नॉइज़ क्या होता है, इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड। कितना हाई लेवल अभी बात करेंगे। वी हैव गॉट यूज एसोसिएटिंग लाउड साउंड्स with pleasure and entertainment, not realizing that noise cause psychological and physiological disorders in humans. तो यहाँ बोला गया है, we are very much you can say used to this high sounds. This sounds gives us pleasure, entertainment. हम बहुत हाई साउंड पे गाने सुन लेते हैं, सॉन्ग सुन लेते हैं। तो लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली आप सुनते हो तो इट कॉजेज साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल, दोनों भी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हाई नॉइस क्या क्या कर सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी करवा सकता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी करवा सकता है इन ह्यूमंस। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, द बिगर सिटी, द बिगर द फंक्शन द ग्रेटर द नॉइस। ये जनरली ऐसे होता है कि भाई बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, तो नॉइस का लेवल उतना हाई रहेगा। बट यहाँ पर क्या बोला गया है आपको, अ ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल, ये आपको याद रखना है। एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल जिसको बताया गया 150 dB। dB इज द डेसिबल्स यूनिट टू मेजर दी साउंड वॉइस। वॉल्यूम जो होता है ये मेजर करने के लिए हमारे पास 150 dB है। तो dB है एक्चुअली, एंड 150 को माना गया है एक्सट्रीमली हाई साउंड। नॉर्मली हम 50-60 dB के रेंज में हम आवाज़ इजीली टॉलरेट कर लेते हैं। सो मोर जनरेटेड बाय टेक ऑफ ऑफ जेट प्लेन और रॉकेट, या तो इससे भी ज़्यादा आपको कब मिलेगा, जब जेट प्लेन या रॉकेट का टेक ऑफ होता है तब इससे भी ज़्यादा साउंड जनरेट होता है। नाउ दिस साउंड क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है ईयर ड्रम्स को, परमानेंटली इम्पेयरिंग हेयरिंग एबिलिटी भी हो सकती है, मतलब हेयरिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता परमानेंटली ख़त्म हो सकती है। इवन क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक जो एक्सपोजर होता है, मतलब आपने बहुत हाई साउंड नहीं है, साउंड तो कम है, कंपैरेटिवली कम है, बट बहुत ज़्यादा टाइम तक आप उसको एक्सपोज हो रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये सुन रहे हो। फॉर एग्जांपल जो बस ड्राइवर्स होते हैं, कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो, उनका प्रोफेशन ही वो है, तो कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर साउंड, एक वॉल्यूम उनके कान पे पड़ रहा है, तो दिस इज़ अ क्रोनिक एक्सपोजर टू अ रिलेटिवली लोअर नॉइस। यहाँ बताया गया है इतना हाई नहीं रहेगा, रिलेटिवली लो रहेगा, बट अगेन ये क्या कर सकता है, हियरिंग एबिलिटीज़ को अफेक्ट कर सकता है, परमानेंटली डैमेज कर सकता है। नॉइज ऑल्सो कॉजेज स्लीपलेसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न एंड स्ट्रेस भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं हाई नॉइस के इफ़ेक्ट्स, तो आप ये याद रख सकते हो हाई नॉइस से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, वैसे तो बहुत हार्ड नहीं रहेगा, इजी क्वेश्चन है, बट क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, दोज यू शुड रिमेंबर व्हाटएवर गिवन इन एनसीईआरटी।
Then considering the many dangerous effects of noise pollution, can you identify the unnecessary sources of noise pollution around you? एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, and which can be reduced immediately without any financial loss. तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इन्होंने आंसर भी दे दिया है साथ में. Reduction of noise in our industries can be affected by use of sound absorbent materials. तो ये यूज़ किया जा सकता है. by muffling noise, green mufflers यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं एज ग्रीन मफलर्स. तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, इंडस्ट्रीज़ के आजू बाजू अगर हम ये लगा देंगे तो वो जो साउंड आ रहा है सारे साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे. ये साउंड जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में कम से कम नॉइस रहेगा, नॉइस पोल्यूशन कम होगा. देन आपको नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है स्ट्रिंजेंट फॉलोइंग. दिस इज इम्पोर्टेंट. कभी भी कोई लॉ बनता है तो लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ये भी ज़रूरी होता है, तभी वो लॉ सक्सेसफुल होता है. तो स्ट्रिंजेंट फॉलोइंग ऑफ लॉज, अगर हमने कुछ लॉज बनाए हैं कि भाई रात में साउंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर नहीं चलना चाहिए, तो इट लेट डाउन इन रिलेशन टू नॉइस लाइक डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स. क्या कर सकते हैं हम, कौन क्या क्या प्रैक्टिसेस की जा सकती है, लाइक बताया गया डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स अराउंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स. हॉर्न फ्री जोन्स होते हैं जहाँ आप हॉर्न नहीं अपना लगा सकते हो, आवाज़ नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो हॉस्पिटल्स के अराउंड, स्कूल्स के अराउंड. परमिसिबल साउंड लेवल्स ऑफ क्रैकर्स, अगर क्रैकर्स या लाउड स्पीकर्स यूज़ भी किए जा रहे हैं तो उनका साउंड लेवल परमिसिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. देन टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक रात में 12 बजे लाउड स्पीकर बज रहा है तो ऑब्वियसली लोगों की नींद खराब होगी, तो टाइमिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है. एंड दिस थिंग्स कैन नॉट बी प्लेड एक्सेट्रा यहाँ दिया हुआ है. तो नीड टू बी एनफोर्स, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन. और ये कैसी प्रैक्टिसेस है, इन प्रैक्टिसेस में हमको कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होने वाला है, कोई हमारा इमीडिएटली कोई प्रोडक्शन ज़ीरो हो रहा है या दूसरे बड़े लॉसेस हो रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा. सो दिस आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर्स दोज वी कैन कंसिडर कंट्रोलिंग साउंड्स. अब एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है, इस केस स्टडी से बच्चों क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए केस स्टडी इस सारे चैप्टर में आपको केस स्टडी बार बार मिलेगी. वट एवर एस्पेक्ट वी आर स्टडिंग केस स्टडी दी रहेगी. तो यहाँ पर आपको दिया गया है कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, दिल्ली का केस स्टडी है, दिल्ली में अप्लाई किया गया ये, एंड कैसे काम किया है लेट्स से. तो इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक, दिल्ली लीड्स टू कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन. इट हैज़ मोर कार देन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड बंगाल. देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, एक एनोलॉजी दिया हुआ है. दिल्ली में इतने ज़्यादा कार्स है कि हम गुजरात और वेस्ट बंगाल ये दो स्टेट्स के पूरी कार को एक साथ रख दे तब भी दिल्ली की कार ज़्यादा रहेगी. मतलब यू कैन इमेजिन कि पोल्यूशन भी कितना ज़्यादा रहेगा. तो इससे क्या हुआ कि 1990s में दिल्ली ने बड़ा अपना रैंक ऊपर लेकर चला गया और ये इसका 4th रैंक आ गया अमंग 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड. देखिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग इट इन अ केस स्टडी. जो 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है उनमें से दिल्ली को रैंक मिला है 4th रैंक. 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड. कब किया गया ये, 1990s में. ईयर याद रखिए, सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट है. तो अब यहाँ क्या हो गया कि जो एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स इन दिल्ली दे बिकम वेरी सीरियस. अब इसके अगेंस्ट एक पब्लिक लिटिगेशन, इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसको हम बोलते हैं, ये फाइल की गई. कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में फाइल की. तो अब जैसे ही PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया, भाई हमारा इतना नुकसान हो रहा है, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है. तो फिर इसके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो कैसा था, देखिए. आफ्टर बीइंग सेंसर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय सुप्रीम कोर्ट under its directives the government was asked to take. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गवर्नमेंट को फटकार कि आपको इमीडिएट एक्शन लेना है और स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेना है. तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस ली है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे थोड़ा सा, या बहुत अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. देखिए क्या किया गया है यहाँ पर. Within a specified time period, appropriate measures including, देखिए क्या क्या है, switching over the entire fleet of public transport.
बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एंटायर फ्लीट मतलब जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वॉट एवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे वर रनिंग ऑन द दिल्ली रोड्स, इनको चेंज कर दिया गया। किससे? इनके फ्यूल को चेंज कर दिया गया डीजल से सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी में चेंज कर दिया गया इनके फ्यूल को। अब इससे क्या हुआ कि पूरे के पूरे हमने जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, स्पेशली इन्होंने यहाँ नंबर्स भी, ईयर्स भी मेंशन किया है कि ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली, सबको कन्वर्ट कर दिया सीएनजी पे। दे विल रन ऑन सीएनजी ओनली बाय द एंड ऑफ 2002, और इन्होंने ये अचीव भी कर लिया। बाय द एंड ऑफ 2002 सारी की सारी बसेस सीएनजी पे रन हो रही थी। पूरे के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट कर दिया डीजल से सीएनजी पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे क्यों, वाई सीएनजी इज बेटर देन डीजल, हमने क्यों शिफ्ट किया है? तो उसका आंसर दिया गया है। एक्चुअली जो PYQ था इसमें यही पूछा गया था आपको। एंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये PYQ कब का है बेटा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको पूछा गया है नीट 2022 में। सी देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस अभी अभी आए हुए हैं और बड़े इजी पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन्होंने पूछा है कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी सीएनजी की जिसके कारण हमने इसको शिफ्ट किया है। तो पहली बात तो बताएगी सीएनजी बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब कॉमा कॉमा करके किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक या कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो हर एक फ्रेज से आपका एक स्टेटमेंट, एक ऑप्शन बन सकता है। दूसरा दिया गया है अनलाइक पेट्रोल और डीजल इन ऑटोमोबाइल्स एंड वेरी लिटिल ऑफ इट्स लेफ्ट अनबर्न्ड। जो हमारा प्रॉब्लम था कि भाई चीज़ें अनबर्न्ड बच रही है तो क्या करो, वहाँ पर कैटलिस्ट कन्वर्टर लगवा दो ताकि अनबर्न्ड को हम कंप्लीट कंबशन करवा सके। देन और भी बड़ी अच्छी बात, सीएनजी चीपर होता है देन पेट्रोल एंड डीजल। तो भाई पोल्यूशन भी कम हो रहा है, सस्ता भी है, तो क्यों ना इसी को यूज़ किया जाए। फिर उसके बाद और एक चीज़, इसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता है, कैन नॉट बी साइफोन ऑफ बाय द थीव्स एंड अडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल। मतलब इसमें कोई दूसरी चीज़ भी नहीं मिक्स की जा सकती है, बेसल भी नहीं की जा सकती है पेट्रोल और डीजल के, ज़रा प्योर रहेगा, कोई मिक्सिंग आप नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर हम सारे ही कंट्री के व्हीकल्स को इस पर क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम देखिए क्या है, स्विचिंग ओवर टू सीएनजी क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ी डिफिकल्टी है लेइंग डाउन पाइपलाइन टू डिलीवर सीएनजी। क्योंकि सीएनजी बेटा एक गैस है और इस गैस के लिए अगर हम एक बहुत लंबा चौड़ा पाइपलाइन लेड करते हैं तो अगर छोटा सा भी कहीं लीकेज होता है तो इसको डिस्कवर करना, इसको ढूंढना कहाँ पर हुआ है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो फिर हमने क्या किया, इसको दिल्ली तक ही सीमित रखा, 2 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, पंप्स एंड इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई। तो ये हमारा एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हम इसका लेइंग डाउन जो पाइपलाइंस का है ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। नाउ साइमल्टेनियसली दिल्ली ने और क्या किया, अदर देन चेंजिंग देयर फ्यूल, कंप्लीटली चेंजिंग फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इसको सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ये कंपलसरी किया गया है, प्राइमरी व्हीकल्स आप अपनी रन कर सकते हो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको सीएनजी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप्स टेकन इन दिल्ली, क्या क्या किया गया, रिड्यूसिंग वेहिकुलर पोल्यूशन। अभी अभी नए नए आपने और भी कुछ सुना होगा, बहुत सारे दिल्ली गवर्नमेंट करते रहती है नए नए प्रैक्टिसेस, क्योंकि दिल्ली में स्पेशली इन विंटर सीजन बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी हम सिर्फ जो एनसीईआरटी में दिया है उतनों को ही याद रखना है। वेहिकुलर पॉल्यूशन इंक्लूडिंग फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स। तो भाई आपके व्हीकल्स पुराने हो चुके हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो आप इसके बाद इस व्हीकल को वहाँ नहीं यूज़ कर सकते हो। कहाँ पर? दिल्ली में नहीं यूज़ कर सकते हो, दिल्ली के बाहर यू कैन यूज़। देन दूसरी चीज़ इन्होंने की, अनलेडेड पेट्रोल, पूरा लेड खत्म कर दो, क्योंकि लेड क्या कर रहा था, लेड करवा रहा था इनकम्प्लीट कंबशन, तो लेड को हटा दो, अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करो। और क्या कर सकते हैं, यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल, सल्फर का कंटेंट कम कर दो पेट्रोल और डीजल से, क्योंकि यहाँ से सल्फर रहेगा तो सल्फर ऑक्साइड्स बनेंगे, अगेन पॉल्यूशन होगा। देन कैटालिटिक कन्वर्टर्स का हमको यूज़ बढ़ाना है, सारे व्हीकल्स कैसे होने चाहिए, विथ कैटालिटिक कन्वर्टर होने चाहिए। कैटालिटिक कन्वर्टर का फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कौन कौन से कैटालिस्ट होते हैं, हेवी मेटल्स, जल्दी याद करिए, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये कैटलिस्ट होते हैं। एंड ये कैटलिस्ट क्या करवाते हैं, फास्ट प्रोसेस करवाते हैं कंबशन की, कुछ भी अनबर्न नहीं रहता है। हाइड्रोकार्बन्स की बर्निंग करवा देंगे CO2 एंड वाटर में, CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग करवा देंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, नाइट्रोजन गैस में, सो ऑन, सारी बातें याद रखना है आपको।
एंड हमने एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स कर दिया व्हीकल्स के लिए। अब ये लेवल पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स क्या है, तो इनको पढ़ना है। ये नॉर्म्स क्या है, कुछ थ्योरी दी हुई है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको याद रखना है। और ये बड़े ही स्ट्रिंजेंट टाइप के, मतलब आप बोल सकते हो कठोर टाइप के लॉज थे, जो रिजिड थे, जो अप्लाई किए गए और जो हर एक को फॉलो करना कंपलसरी था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी, याद रखिए ऑटो फ्यूल पॉलिसी मतलब आप जो भी फ्यूल यूज कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, आउट अ रोड मैप टू कट डाउन वेहिकुलर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज। क्या किया इन्होंने, मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर फ्यूल्स, मीन्स क्या होता है मोर स्ट्रिंजेंट मतलब और भी कठोर नॉर्म्स लगाए। क्या थे, मीन्स क्या था इसमें, स्टेडिली रिड्यूसिंग द सल्फर एंड एरोमेटिक कंट्रोल ऑफ, यहाँ से बेटा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। स्टेडिली मतलब कंटिन्यूसली, लेकिन धीरे धीरे, रिड्यूसिंग द सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन पेट्रोल, पेट्रोल एंड डीजल। क्या करना है हमको, पेट्रोल एंड डीजल ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट किसका होना चाहिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का होना चाहिए, और यहाँ से सल्फर भी कम होना चाहिए। तो इसको अलग अलग नॉर्म्स यूज़ किए गए। एक नॉर्म आपको यहाँ दिया गया है यूरो 3 नॉर्म। यूरो 3 नॉर्म क्या है, यूरो इज फॉर यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज में ये अप्लाई होता है। इन्होंने एक फिक्स नंबर दे दिया है, एक डिजिट दे दिया है आपको, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू यूरो 3 नॉर्म्स, यूरो 3 नॉर्म्स क्या बोलता है, स्टिपुलेट दैट सल्फर, सल्फर कितना होना चाहिए आपके फ्यूल में, 350 पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज 350 ppm इन डीजल। अगर आप डीजल यूज कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा सल्फर 350 ppm हो सकता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए डिजिट से थोड़े से इंपॉर्टेंट। एंड पेट्रोल में कितना होना चाहिए, 150 ppm। ये कौन बोल रहा है, ये यूरो 3 नॉर्म बोल रहा है। अभी ये अप्लाई नहीं होता है, इसको बहुत पुरानी बात हो चुकी है। देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन एट 42%, मतलब तीन चीज़ों की बात की गई है। जो नॉर्म्स है, नॉर्म तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको। एक तो बोला गया है सल्फर, दूसरी चीज़ बोली गई है सल्फर, दूसरी चीज़ आपको बोली गई है, क्या बोली गई है यहाँ पर कि आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कितने रहेंगे, एंड अच्छा इन्होंने नहीं, यहाँ पर दो ही बातें की गई यूरो 3 नॉर्म्स के लिए। यूरो 3 नॉर्म्स के लिए हम बात कर रहे हैं सल्फर कितना होना चाहिए, 350 ppm से कम होना चाहिए, किसमें, आपके डीजल में, और पेट्रोल में होना चाहिए 150। याद रखिए 350 फॉर डीजल एंड 150 फॉर पेट्रोल, इससे कम होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने होना चाहिए, 42% से कम होने चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये किसका कहना था, ये यूरो 3 का कहना था। अब इसके बाद इसका एडवांस लेवल आएगा, यूरो 4 रहेगा, यूरो 5 रहेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप टू रिड्यूस सल्फर, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, सल्फर यूज कहाँ तक लाना है, 50 ppm। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, 350 ppm बोला गया है। हमको 350 से ppm से 50 ppm तक पेट्रोल एंड डीजल में करना है। एंड जो लेवल है यहाँ पर आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स का, उसको 35% तक नीचे लाना है, 35% तक होना चाहिए। जो 42 था ये 35 हो जाना चाहिए। करस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल व्हीकल इंजन्स विल बी नीड टू अपग्रेडेड। अब इसके लिए क्या करना चाहिए बेटा, इसके लिए तो एक ही सोल्यूशन है कि टेक्नोलॉजी को एडवांस करो, इंजन्स को अपग्रेड करो। आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस और नॉट। अभी हमारे पास जो इंजन्स है, हमारे पास इंडिया में यूरो नॉर्म्स नहीं, हम BS लगाते हैं, भारत स्टेज जिसको बोला जाता है। एंड टुडे वी आर फॉलोइंग BS6। अभी जितनी भी नई व्हीकल्स बन रही है वो BS6 नॉर्म्स के हिसाब से बनती है। तो हमको यहाँ पर कुछ BS4 के बारे में दिया हुआ है, बट बाय 2020 के बाद जितनी भी व्हीकल्स बन रही है सारी की सारी BS6 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बन रही है। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें दी गई है। मास इमिशन स्टैंडर्ड, कितना इमिशन हो सकता है व्हीकल्स से, जो कि हम इसको भारत स्टेज BS2 ऐसे बोला जाता है। और BS2 दे वर जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू यूरो 2। यूरो 2 यूरोप के नॉर्म्स है, BS2 इंडियन नॉर्म्स है। लेकिन अभी इनको कहीं भी अप्लाई नहीं किया जाता है क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बहुत ऊपर चला गया है। ये अप्लाई करेंगे तो पता नहीं हमारे एयर की क्या हालत होगी। तो अभी हम जो अप्लाई कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जो हमारे पास है वो है BS6।
लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि हमको BS4 तक दिया है, हमको याद रखना है, एक टेबल दिया हुआ है। देखिए टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स अगर है तो यहाँ पर हमको BS4 फॉलो करना है। कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है? थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017। ये 2017 का डेटा दिया हुआ है आपको, जबकि 2020 में BS6 के नॉर्म्स भी लागू कर दिए गए हैं। 3 व्हीलर्स के लिए भी अगेन BS4 भारत स्टेज 4 एंड 2 व्हीलर्स के लिए भी भारत स्टेज 4 यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। तो अगेन एनसीईआरटी इज़ वेरी मच थैंकफुल। इन्होंने बोल दिया थैंक्स टू एफर्ट्स मेड द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज़ सिग्निफिकेंटली। देखिए ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, ये जो मेहनत सारी की गई इसके अगेंस्ट हमको बड़ा अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। दैट इज़ अ सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 एंड SO2, दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है एयर में से। एंड कहाँ पर 1997 को और 2000 को हम कंपेयर करते हैं तो सब्सटेंशियल, बड़ा ही कंसिडरेबल अमाउंट में यहाँ पर ये रिड्यूस हो चुका है। ओके, सो दैट वाज अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली। तो केस स्टडी दिल्ली की आपको क्या क्या याद रखना है? नॉर्मल आपका जो फ्यूल था वो लेडेड हुआ करता था, पेट्रोल डीजल, फिर इसको चेंज करके जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे उसमें CNG डाल दिया गया। CNG क्यों डाला गया? सॉरी, यूरो नॉर्म्स क्या होते हैं एंड भारत स्टेज नॉर्म्स क्या होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। फिर से अगेन आई एम सेइंग कि हम यहाँ पे कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं कंपेयर टू पोल्यूशन, क्योंकि हमको इसको इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है बेटा। ह्यूमन बींग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज़ अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग इनटू देम ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट। तो भाई इस कारण तो पहले ही बता दिया गया कि हम जो है ह्यूमन बींग्स ये क्या कर रहे हैं, ये वाटर बॉडीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। कैसे? सारा के सारा वेस्ट इसमें डिस्पोज करके। वी टेंड टू बिलीव दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग नॉट टेकिंग। हमारा क्या बिलीव है कि भाई पानी हर चीज़ को बहा ले जाता है और हम इसका कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं ऑफ द फैक्ट दैट किस चीज़ का, वाटर बॉडीज़ आर लाइफ लाइन। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज दैट ऑफ ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये वाटर बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ अगेन एनसीईआरटी ने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया आपको, कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल वी टेंड टू ट्राई एंड वॉश अवे थ्रू आवर रिवर्स एंड ड्रेन्स। क्या क्या कर सकते हैं हम, ज़रा याद करिए, सोचिए, खुद से सवाल पूछिए और उसका आंसर भी करिए। तो ड्यू टू सच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन काइंड, क्या क्या हो रहा है, ह्यूमन काइंड हमको बोला गया है, क्या करते हैं हम, पॉन्ड्स को, लेक्स को, स्ट्रीम्स को, ये अलग अलग फॉर्म है, वाटर बॉडीज़ के अलग अलग फॉर्म है। तो रिवर्स को, इस्चुरीज़ को, इस्चुरीज़ क्या होती है बेटा, वो प्लेसेस होती है जहाँ पर रिवर का पानी सी वाटर से मिक्स हो रहा है, समंदर के पानी से मिक्स हो रहा है। तो जो जहाँ वो जगह जहाँ रिवर का पानी और समंदर का पानी दोनों मिक्स होते हैं उसको इस्चुरीज़ बोला जाता है। एंड ओशंस आर बिकमिंग पोल्यूटेड, इनका हम कर रहे हैं पोल्यूशन, बिल्कुल कर रहे हैं, दिल खोल के कर रहे हैं। तो अब इसके अगेंस्ट में क्या किया गया इन सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस एंड मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस। भाई फिर अचानक से हम जाग गए कि क्या करना है, इसका इम्पोर्टेंस, इसको मेंटेन करना है, क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी हम सिर्फ इंडियन एक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए तीसरा एक्ट आ चुका है यहाँ पर, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। पहला एक्ट था 1986 का, दूसरा था 1981 का। पहला एक्ट था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा था एयर एक्ट, तीसरा हमारा आ गया है वाटर एक्ट। वाटर एक्ट आया है 1974। अगेन ईयर याद रखिए, यहाँ भी ईयर याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है एक्ट से। ऑलरेडी 2 एक्ट से क्वेश्चन आ चुका है, इस एक्ट पे भी आ सकता है। सो अब शुरू करते हैं क्या क्या पोल्यूटेंट्स हमारे पास होते हैं। तो भाई सबसे बड़ी एक बात है दैट इज़ डोमेस्टिक सीवेज, इससे सबके सब परेशान हैं। और दूसरे हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। 2 जगह है जहाँ से सारा गंदा पानी आ रहा है, मैक्सिमम गंदा पानी आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एज वी वर्क विद वाटर इन आवर होम्स, इन सिटीज़ एंड टाउन्स, वी वॉश एवरीथिंग इनटू ड्रेन्स। ऑफ कोर्स, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द सीवेज दैट कम आउट ऑफ अ हाउस गो, कहाँ जाता है भाई ये सारा गंदा पानी? तो व्हाट हैपन्स इन द विलेजेस, इज द सीवेज ट्रीटेड बिफोर ट्रांसपोर्टेड टू नियरेस्ट रिवर? तो जनरली सारा गंदा पानी जो भी सिटी के करीबी रिवर रहेगी उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो क्या इससे पहले इस पानी को क्लीन किया जाता है? क्या इसको ट्रीट किया जाता है?
सीवेज को सेपरेट किया जाता है, गंदी चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। आपसे पूछा है एनसीईआरटी ने, आंसर पूछिए अपने आप से, कहीं होता है क्या? अब यहाँ बोल दिया गया है आपको अ मियर, मतलब देखिए बहुत ही छोटा सा, मियर 0.1%, सिर्फ 0.1% इम्प्यूरिटीज़। अगर पानी में इतनी कम इम्प्यूरिटीज़ भी है, मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़, इतना कम भी है तब भी ये हमारे यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डोमेस्टिक सीवेज में क्या क्या है आपको बताया गया है। अगेन एज आई एम सेइंग, डायग्राम समझना है, डायग्राम्स याद रखना है। कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर बताया गया, ये वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर है, आपके घरों से जो गंदा पानी निकल रहा है उसमें 99.9% पानी होता है, याद रखिए 99.9% पानी है, और सिर्फ 0.1% इम्प्यूरिटीज़ है। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं, जिसमें कि सैंड, सिल्ट भी आप ऐसे ही छोटे छोटे सैंड की तरह बोल सकते हो, मिट्टी है, बारीक सी मिट्टी है, क्ले। देन और क्या हो सकता है? कोलाइडल मटेरियल, कोलाइडल मटेरियल में आ जाता है फीकल मैटर, जो घर से एक्सक्रीटा वेस्ट निकल रहा है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं, पेपर फाइबर्स हो सकते हैं, सो ऑन, क्या नहीं चीज़ें हम पानी में डाल देते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी। देन और कुछ डिजॉल्व भी चीज़ें हो सकती है जो कि सबसे डेंजरस है। न्यूट्रिएंट्स रहेंगे लाइक नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। तो आपको नाम याद रखना है बेटा सारे, यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है। क्या नहीं है इम्प्योरिटी में, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो 3 तो ऑलरेडी करेक्ट स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, एक बस कहीं और से डालना है, तो इसको याद रखिए। सो यू हैव रीड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन चैप्टर 10, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। चलो इसको आगे छोड़ के आगे चलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा है, जहाँ पे क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है और उसको फिर से अच्छा बनाया जाता है, साफ बनाया जाता है इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो हम यहाँ पर क्या बताया गया आपको, इस वेस्ट वाटर से सॉलिड्स का निकालना तो ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है नहीं, इजीली वी कैन रिमूव दिस। नाउ व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव आर डिजॉल्व सॉल्ट्स। जैसे अभी मैंने बात की, जो चीज़ ऑलरेडी सोल्यूबलाइज हो चुकी है वाटर में, जैसे कि नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है, दूसरे कुछ न्यूट्रिएंट्स है, टॉक्सिक मेटल्स है, मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनको निकालना बेटा बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो अब ये क्या होता है, ये सारी चीज़ों में क्या रहेगा, डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरीली कंटेन्स, देखो प्राइमरीली बोला गया है, प्राइमरीली, ओनली, फर्स्टली, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जब बताई गई है तो इस पर ध्यान देना है। क्या होता है इसमें, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, सबसे पहली चीज़ आपको बताई गई, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो कि बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन डिकम्पोज दिस विच readily decomposes। अब यहाँ बोला गया थैंक्स टू बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन मल्टीप्लाई यूजिंग दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज सबस्ट्रेट्स। और इसको हमने बड़े ही अच्छी तरह बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ भी किया है कि वेस्ट वाटर पर हम कुछ अलगीज ग्रो करते हैं, वो अलगीज दे कैन बी यूज एज सिंगल सेल प्रोटीन्स, उनको ग्रो किया, वो वेस्ट वाटर से सारी न्यूट्रिएंट यूज़ करके ग्रो होंगी एंड देन उसको हम एज अ प्रोटीन्स यूज़ करेंगे। तो कुछ एप्लीकेशंस भी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं which can multiply using this organic substance and utilize some of the component of the sewage। और सीवेज को क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं और हमको डायग्राम को भी समझना है। यहाँ से डायग्राम कैसी दी गई है ये भी समझेंगे। तो यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में इस पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है एंड ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा इस पे ध्यान दीजिए। अब भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, फिर क्या होगा, सो इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पॉसिबल है एस्टिमेट करना, क्या एस्टिमेट करना, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, कि भाई सीवेज में कितना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। और इसको जो एस्टिमेशन करने की मेथड है उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखिए, व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज द measuring method to you can measure the biodegradable organic matter in the sewage by this biochemical oxygen demand, ठीक है, BOD जिसको हम बोलते हैं। अब ये कैसे किया जाता है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में हमने देखा है कि हाउ द BOD वर्क्स, यहाँ पे आपको दिया गया है रेफरेंस,
you have read about the relation between the BOD and microorganisms and the amount of biodegradable matter. क्या होगा किसी भी पानी में अगर biodegradable matter ज़्यादा है तो microorganisms उसको यूज़ करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे, उस पानी का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। और इसी चीज़ को यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है बेटा, ये ग्राफ, ये डायग्राम आ सकता है। तो पहले समझ लो ये डायग्राम क्या है। ये दिखाया गया है आपको इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर। क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर की गई है? एक किया गया है BOD, दूसरा किया गया है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जितना रिवर का DO अच्छा है पानी उतना साफ है। मतलब कैसे? जब बैक्टीरिया ग्रो होते हैं पानी में, जब वो डिग्रेडेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो दे विल नीड ऑक्सीजन, और वो जो जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है पानी का वो यूज कर लेते हैं सारा। तो यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है और पानी का BOD लेवल हाई हो जाता है। तो सेम थिंग इज गिवन हियर। देखिए सीवेज इस पॉइंट पर डिस्चार्ज किया गया है, सीवेज यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया है, यहाँ आपको बताया गया है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास यहाँ DO पहले सबसे हाई था, तो DO बिल्कुल लो हो चुका है। जैसे ही CO वहाँ पर आपका सीवेज आया है, DO इज़ वेरी लो, सीवेज का DO बहुत कम होता है, कोई डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगा और BOD लेवल बहुत हाई BOD लेवल है। तो ये क्या कर सकता है, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये फिशेस को किल कर देगा, क्योंकि भाई फिशेस के लिए तो ऑक्सीजन नहीं बचा ना पानी में, सारा ऑक्सीजन तो बैक्टीरिया ने यूज़ कर लिया और क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स को मार देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं। जब इसको ठीक किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं जिससे हम इसको जब ठीक कर रहे हैं, तो देखिए धीरे 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 यहाँ पर BOD कम होता जा रहा है। आज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जब हम आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो BOD इज डिक्रीजिंग, और जब BOD कम होगा तो यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है। दिस इज गुड साइन। जितना ज़्यादा DO उतना क्लीन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर हो जाता है जब DO बढ़ेगा। तो ज़रा आपको रिलेशन याद रखना है, DO का और BOD का इन्वर्स रिलेशन होता है बेटा, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसका इन्वर्स रिलेशन है, BOD बढ़ेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा तो BOD कम होगा। एंड हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, फिशेस के लिए क्या चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको। तो ऑर्गेनिक मैटर कम होना चाहिए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ। यहाँ पे आपको बोला गया है फिगर 16.3 शोज सम चेंजेस दैट वन में नोटिस फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू रिवर। तो हम सीवेज डालते हैं तो क्या क्या होता है, पहले तो BOD बहुत बढ़ जाता है, DO बहुत कम हो जाता है। Microorganisms involved in biodegradation of organic matter in receiving water body consume lot of oxygen। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना सारा आपने ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए जो बैक्टीरिया रहेंगे ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, और ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो देयर विल बी शार्प डिक्लाइन इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाएगा डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज, एंड दिस कॉज मॉर्टेलिटी, मतलब डेथ हो जाएंगी किसकी, एक्वेटिक क्रिएचर्स की, फिशेस की और दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की। अब और आगे आपको एक पॉइंट बोला गया कि अगर इन वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट का मात्रा बहुत बढ़ जाए, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत बढ़ जाए, तो इससे क्या होता है, इससे होती है प्लैंक्टोनिक ग्रोथ। प्लैंक्टोनिक अलगी, फ्रीली फ्लोटिंग जो अलगी होती है, ये इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी तो पूरा सरफेस अलगी से कवर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलगल ब्लूम। तो अलगल ब्लूम कहाँ देखने को मिलता है बेटा, यूट्रिफाइड लेक्स में। यूट्रिफाइड मतलब, यूट्रिफिकेशन मतलब जिसमें हाई न्यूट्रिएंट लेवल हो चुका है, तो विच इम्पार्ट्स अ डिस्टिंक्ट कलर, और जिससे यू माइट हैव सीन अपने घर के आजू बाजू छोटे छोटे पानी के पॉन्ड्स है, लेक्स है, तो कुछ इस तरह से हालत हो जाती है उनकी। यहाँ आपको जो डायग्राम में दिख रहा है पूरा ग्रीन हो चुका है। क्या ये पानी कंज्यूमेबल है, क्या इस वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पूरा के पूरा अलगी ने इसको कवर कर दिया और इसी को हम बोलते हैं अलगल ब्लूम। नाउ इट इम्पार्ट्स डिस्टिंक्ट कलर, इसने क्या किया, पानी को एक डिस्टिंक्ट कलर दे दिया, ग्रीन कलर का पानी लग रहा है पूरा। द वाटर बॉडीज, अलगल ब्लूम्स कॉज डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, इन्होंने क्या किया, अलगल ब्लूम्स ने वाटर की क्वालिटी को डिटोरिएट कर दिया है और फिश की मॉर्टेलिटी भी करवा दी है। याद रखिए अलगल ब्लूम से क्या होता है, अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अलगल ब्लूम वाटर की क्वालिटी को गंदा कर रहा है और फिशेस को, एक्वेटिक क्रिएचर्स को मार रहा है। Some algal blooms
फॉर्मिंग algae आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ये भी पॉसिबिलिटी है बेटा। कुछ एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। तो अब ये तो हमको पता नहीं है, तो ऐसे गंदे पानी में कभी हाथ भी मत डालिए, गलती से भी टॉक्सिक algae भी हो सकती है। यू मे हैव सीन द ब्यूटीफुल मॉ कलर्ड, चलिए और नया एक कंसेप्ट बताया गया है आपको, ब्यूटीफुल मॉ कलर्ड फ्लावर्स। मॉ का मीनिंग होता है पेल पर्पल कलर, जो हल्का सा कासनी वाला या पर्पल कलर होता है ना, उसको मॉ कलर बोला जाता है। तो ये मॉ कलर के फ्लावर्स कहाँ, और बड़े सुंदर दिखते हैं, वेरी अपीलिंगली शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। तो इनको, इन प्लांट्स को हम बोलते हैं, इन पे मॉ कलर के पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। आपने ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हो वाटर बॉडीज में, जिसको हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, या दूसरा आप इसको नाम बोलते हो टेरर ऑफ बंगाल। दिस प्लांट्स विच वर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया, मतलब क्या बोला गया बेटा, इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया मतलब क्या हो गया, एक्सोटिक स्पीशीज हो गई, हमारे यहाँ का नहीं था। और क्यों लाया गया, इनकी सुंदरता को देखकर लाया गया। देयर लवली फ्लावर्स हैव कॉज्ड havoc by their excessive growth by causing blocks in our waterways। तो इन्होंने क्या किया, इनको सुंदरता के लिए लगाया गया, लेकिन इन्होंने पूरे के पूरे वाटरवेज को ब्लॉक कर दिया। कभी आपने देखे हुए वाटर हाइसिंथ तो पूरे ऑफसेट पढ़ा है हमने, और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो ये वाटर हाइसिंथ का ही है। बहुत कुछ पढ़ा है वाटर हाइसिंथ के बारे में, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। तो ये क्या करता है, पूरे वाटर बॉडी में बिल्कुल खतरनाक तरीके से फैल जाता है और पूरी वाटर बॉडी को गंदा कर देता है। देखने में तो ऊपर से बड़ा सुंदर दिख रहा है, लेकिन सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को मार देगा। दे ग्रो फास्टर देन आर एबिलिटी टू रिमूव देम। अगर आप कंटिन्यूसली उनको निकालते भी हो तो इतने फास्ट ग्रो होंगे कि वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस प्लांट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ, यहाँ आपको नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम इज गिवन इकॉर्निया क्रैसिपिस, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। सबसे खतरनाक वर्ल्ड का, देखो कितनी बड़ी तारीफ की गई है इसकी, सबसे खतरनाक एक्वेटिक वीड है ये, एक्वेटिक वीड है जिसको हम बोल रहे हैं इकॉर्निया। अब लीजिए, इकॉर्निया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है 2020 का। डायरेक्टली ये साइंटिफिक नेम ही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक वीड कॉजिंग ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, ऐसे कुछ टाइप का क्वेश्चन था। आंसर था इसका इकॉर्निया क्रैसिपिस। तो इस साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ एक वाटर बॉडी दिखाई गई है जहाँ पर अलगल ब्लूम हो चुका है, अलगी बिल्कुल पूरी तरीके से फैल गई है, और इसी को नाम हम क्या दे रहे हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ये नाम भी दिया जाता है इसको। तो ज़रा याद रखिए, टेरर ऑफ बंगाल, अलगल ब्लूम, साइंटिफिक नेम क्या है, इकॉर्निया साइंटिफिक नेम है। उसके बाद जो फ्लावर को बड़ा सुंदर सा नाम दिया है, मॉ कलर फ्लावर, मॉ मतलब पेल पर्पल कलर के जो फ्लावर्स होते हैं। नाउ दे ग्रो अबेंडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज। यूट्रोफिक का मीनिंग क्या होता है बेटा, जहाँ पर न्यूट्रिएंट लेवल बहुत हाई है, हाई न्यूट्रिएंट अगर है तो हम इसको बोलेंगे यूट्रोफिक। हाई न्यूट्रिएंट कहाँ से आया, क्योंकि उसमें आपने बहुत सारा वेस्ट वाटर, सीवेज वाटर डाला, सीवेज वाटर में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स थे, तो लेक बन गई आपकी यूट्रोफिक। और प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, एंड लीड टू द इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ वाटर बॉडी। अब क्या किया, वाटर बॉडी में इन्होंने जो था इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है। अब और आगे आपको एक पॉइंट दिया गया है, सीवेज फ्रॉम आवर होम्स एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल्स। हमारे घरों में, हॉस्पिटल्स में जो भी सीवेज निकलते हैं, इनके अंदर क्या हो सकता है बेटा, इनके अंदर हो सकता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इनको डिस्पोज कर दिया जाता है डायरेक्टली वाटर में, एंड इनकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं की जाती है। ऑफ कोर्स अगर आप इस पानी को यूज़ करते हो तो क्या हो जाएगा, आउटब्रेक हो जाएगा सीरियस डिसीजेस का, और यहाँ पे डिसीजेस के नाम बताए गए हैं। तो देखिए, ये वाटर बोर्न डिसीजेस आपको सारी दी गई है, डिसेंट्री है, टाइफॉइड है, जॉन्डिस है, कॉलेरा है। तो भाई ऑड वन आउट में एक आध कुछ और डिसीज डाल दिया रहेगा, और ये हमारे वाटर बोर्न चारों के चारों उठा लिए जा सकते हैं इस चैप्टर से, तो नाम याद रखिए। देन अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, सिर्फ डोमेस्टिक सीवेज नहीं भाई, इंडस्ट्री भी तो बड़ा प्रॉब्लम कॉज कर रही है। तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज, कुछ खास नाम आपको दिए गए यहाँ पे। ऑफन कंटेन, क्या होता है इनके अंदर, ये जो भी प्रोसेसिंग करती है उसमें होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और इसमें भी कौन से, नोटेबली दिया गया है हेवी मेटल्स होते हैं।
अब ये हैवी मेटल्स क्या रहेंगे, किसको बोला जाता है हैवी मेटल्स, जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो। देखिए ये इन्होंने स्पेसिफिक वैल्यू दे दी। हेवी मेटल्स किसको बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को बोलेंगे जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो। 5 ग्राम याद रखिए। अब इसमें कौन कौन आता है, इसमें आते हैं मर्क्यूरी, इसमें आता है कैडमियम, कॉपर, लेड, अभी भी कुछ नाम पढ़े हमने, तो ये हो गए सारे हेवी मेटल्स। एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको कौन कौन से हेवी मेटल्स दिए हैं। एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हो सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात की गई कि इंडस्ट्री वेस्ट में हम हाउस होल्ड वेस्ट या हॉस्पिटल्स का वेस्ट या सीवेज में बात कर रहे थे कि भाई जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज से जो बात की, देखिए इंडस्ट्रीज के वेस्ट का कंटेंट अलग है, याद रखिएगा। देन अ फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अब देखिए स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये क्या करवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, स्पेशली हियर इट इज मेंशन कि कहाँ किया जा रहा है, एक्वेटिक फूड चेन में है। क्या है ना, देखिए यहाँ डायग्राम में देखते हैं हम, बायो मैग्निफिकेशन मतलब धीरे धीरे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे किसी एक केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाना। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, ये केमिकल कैसा रहेगा, ये केमिकल रहेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर भाई डिग्रेडेबल होता तो कब का डिग्रेड हो जाता। अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिया गया है, कौन सा केमिकल लिया गया है यहाँ पर आपको, डीडीटी। डीडीटी का क्या बताया गया है कि डीडीटी पानी में अगर प्रेजेंट है, सपोज रन ऑफ से या इंडस्ट्री से पानी जा रहा है और उस पानी में डीडीटी क्या है बेटा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इवन इफ द नेम इज नॉट गिवन हियर, यू शुड नो द नेम। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये नाम याद रखिए। ये डीडीटी जो है ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक केमिकल है। अब सपोज पानी में डीडीटी आ गया तो क्या होगा, ये पानी में से ये डीडीटी किस में जाएगा, जो पानी के अंदर जू प्लैंकटन है। देखिए पानी में कितना था, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है, पर बिलियन डिजिट्स इंपॉर्टेंट है। इतना छोटा सा देख के इसको मिस नहीं कर देना है कि भाई भूल गए क्या था सबसे पहले, पानी में कितना होता है 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। देन अब इसको खा लिया जू प्लैंकटन ने, जू प्लैंकटन के बॉडी में कितना हो गया डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन, 0.04 ppm पार्ट्स पर मिलियन। इट वाज पार्ट पर बिलियन, अब हो गया मिलियन, एकदम से बढ़ गया है। अब जब इन जू प्लैंकटन्स को छोटी फिशेस खाती है, उनके बॉडी में हो जाता है ये 0.5 ppm। एंड इन छोटी फिशेस को जब बड़ी फिशेस खाएंगी तो ये हो गया 2 ppm। सी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं किया जा सकता, ये एज इट इज नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जा रहा है। एंड जो हमारा लास्ट कंज्यूमर है, टर्मिनल ट्रॉफिक लेवल जो आ गई, इसमें क्या हो जाएगा, फिश ईटिंग जो बर्ड्स है ये इनके बॉडी में हो गया 25 ppm। वेरी डेंजर सिचुएशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसके कॉन्सेंट्रेशन को, अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। तो क्या रहेगा बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। देखो डेफिनेशन दे दिया गया है आपको बायोमैग्निफिकेशन का। Biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at successive trophic levels. Now this happens because a toxic substance accumulated, क्यों हो रहा है, ये toxic substance accumulate होता है। और उससे भी important चीज़, accumulate तो हो ही रहा है, ना तो ये metabolize होता है, ना तो ये excrete होता है। या तो मेटाबोलाइज हो जाता या तो एक्सक्रीट हो जाता, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता। लेकिन दोनों भी नहीं हो रहा है तो बस जमा किया जा रहा है एंड दस पास टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। और नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इसको खाएगा वो उसकी बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पर दिस फिनोमिना इज वेल नोन फॉर मर्क्यूरी एंड डीडीटी। मर्क्यूरी के बारे में भी ये फिनोमिना बहुत फेमस है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द मिनामाटा डिसीज। मिनामाटा डिसीज जापान के कोस्टल एरिया में फिशेस, मर्क्यूरी पॉइजन फिशेस खाने से लोगों में हो गया था, क्योंकि इन फिशेस के अंदर मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया था एंड फिर वो लोगों में चला गया था। तो दूसरा आपको एग्जांपल दी गया है डीडीटी का, जो अभी हम समझे हैं, दिस फिगर 16.5. सो हियर इट इज शोइंग बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन। ये जो दी गई है एक्वेटिक फूड चेन है, पानी से शुरू हुई है, जू प्लैंकटन है, तो एक्वेटिक फूड चेन इसको बोलेंगे।
तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी, डीडीटी क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका कॉन्सेंट्रेशन सक्सेसिव मतलब बेटा एक के बाद एक, कंटिन्यू एक के बाद एक हर एक ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज हो। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की ट्रॉफिक लेवल में कम और नीचे की ज़्यादा, ऐसा कभी नहीं होगा। नीचे में हमेशा कम रहेगा, उसके नेक्स्ट ऊपर में ये बढ़ता जाएगा। से इट स्टार्ट्स विथ 0.03 पार्ट्स पर बिलियन से अगर ये शुरू होता है तो यहाँ पर लास्ट में अल्टीमेटली इट विल बिकम 25 ppm पार्ट्स पर मिलियन इन फिश ईटिंग बर्ड्स, जो अभी हमने समझा है थ्रू बायोमैग्निफिकेशन। ये किसके थ्रू हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन। मतलब क्या है भाई, बायोमैग्निफिकेशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे स्टेप वाइज मैनर में बढ़ाइए। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी क्या कर सकता है, सी। अब आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इफेक्ट्स ऑफ डीडीटी। ये क्या कर रहा है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है बर्ड्स में। अगेन याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी हाईलाइटेड। डीडीटी के इफेक्ट्स, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा बर्ड्स में, जिससे क्या हो जाएगा, इनके एग शेल की थिनिंग हो जाएगी, और एक शेल की थिनिंग होगी और प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो जाएंगी, एंड इवेंचुअली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या रिजल्ट रहेगा, बर्ड की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो भाई इफेक्ट तो दिख रहा है, टर्मिनल टॉप लेवल पर इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट अब पढ़ना है, यूट्रोफिकेशन। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। कंटिन्यूसली आप पॉइंट लेते जा रहे हो, पॉइंट ले लीजिए, लास्ट तक सुनते रहिए। बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ना है, PYQs कब के देखना है। ये होने के बाद हम एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन भी करेंगे पूरे चैप्टर का, जिसमें जब एक बार आप पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लोगे, आफ्टर दैट आपको फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन देखना है, सो दैट सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर बताए जाएंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसको आपको रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, यूट्रोफिकेशन। ये क्या है, ये एक नेचुरल एजिंग ऑफ लेक है बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। जब किसी भी लेक का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा दिया जाता है तो हम इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये एजिंग की प्रोसेस कैसी होती है, हमारे पास एक यंग लेक है, यंग लेक मतलब भाई फ्रेश लेक है जिसका DO बहुत हाई है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल हाई है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर डाला सीवेज जिसमें था बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। अब यंग लेक में ये डालने से क्या हो जाएगा, यंग लेक का पानी तो होता है ठंडा एंड क्लियर होता है, एंड किसको सपोर्ट करता है, लिटिल लाइफ को सपोर्ट करता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। विथ टाइम क्या होगा, स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इनटू द लेक, जो भी गंदा पानी की नदी नाले जो आ रहे हैं इसको हम लेक्स में डाल देंगे। अब दे विल इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स सच एज, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डाल रहा है, ध्यान दीजिए, याद रखना है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यूट्रोफिक लेक में बहुत ज़्यादा होता है। अब ये क्या करेगा, ये एक्वेटिक लाइफ को इनकरेज करेगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को इनकरेज करेगा। एज द लेक्स फर्टिलिटी इंक्रीजेस, अब इस लेक की फर्टिलिटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बढ़ गया मतलब फर्टाइल लेक हो गई। अब यहाँ हो जाता है प्लांट एंड एनिमल लाइफ, बर्जियंस एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। रिमेन्स बिगिन टू बी डिपॉजिटेड ऑन द लेक ऑफ बॉटम, क्योंकि जब प्लांट बढ़ रहे हैं, एनिमल्स बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें अगर बढ़ रही है तो ये क्या होगा, ये फ्लोरिश होगी। बर्जियंस का मीनिंग होता है जल्दी बढ़ना, बहुत फास्ट बढ़ना, फ्लोरिश होना। एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स, जो इनके बॉडी से जो वेस्ट निकल रहा है ये नीचे बॉटम में डिपॉजिट होता जाएगा, लेक के बॉटम में डिपॉजिट होगा। अब बताइए क्या होगा, अब सपोज हमारे पास ये एक लेक थी, फ्रेश लेक थी, ये बहुत फर्टाइल हो गई, तो इधर डिपॉजिट्स बढ़ते जाएंगे, और जब ये डिपॉजिट्स बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे ओवर सेंचुरीज बोला गया है, जब कुछ 100 साल गुजर जाएंगे, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज, सिल्ट यानी मिट्टी, क्ले इस टाइप का, रेत टाइप का कुछ होता है, ये पाइल अप होगा, ये इसके ऊपर जमता जा रहा है, पाइल अप होता जा रहा है, एंड लेक कैसी हो रही है, ग्रोज शैलोअर एंड वार्मर। तो जो हमारी कोल्ड एंड डीप लेक थी वो शैलो हो गई, ऊपर आ गई, बेस बड़ा ऊपर आ चुका है, यहाँ तक बेस आ चुका है फॉर एग्जाम्पल। तो जब किसी ज़माने में ये इतनी गहरी हुआ करती थी, ये ऊपर आ गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, शैलोअर भी हो गई, और पानी कैसा हो गया, गर्म हो गया है, शैलोअर एंड वार्मर, याद रखिए। जो यूट्रीफाइड वेल्स आपकी लेक्स होती है वो शैलो भी हो जाती है, वार्म भी हो जाती है। अब वार्म वाटर से क्या होगा, विथ वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म सप्लीमेंटिंग दोज दैट थ्राइव इन कोल्ड एनवायरनमेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड एनवायरनमेंट को प्रिफर करते थे उनका क्या हो जाएगा,
सब प्लांटिंग हो जाए, कम हो जाएंगे वहाँ से। अब मार्श प्लांट्स, इनकी जगह कौन ले लेगा? ऐसे प्लांट्स ले लेंगे जो मार्शी एरियाज में ग्रो होते हैं। मार्श प्लांट का मतलब है जो दलदल में, जो पानी बिल्कुल मिट्टी से भरा हुआ पानी होता है, ऐसे वाले पानी में जो ग्रो होते हैं वो आ जाएंगे। टेक रूट इन शैलोज एंड बिगिन टू फिल दी ओरिजिनल लेक बेसिन। और प्लांट्स यहाँ पर, ये सारे दलदल वाले प्लांट्स इधर ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। तो सी यू कैन सी, हम एक्वेटिक इकोसिस्टम यहाँ बस अब खत्म होने वाला है। इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होगा? द लेक गिव्स वे टू अ लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। तो इसमें आ जाएंगे बहुत सारे फ्लोटिंग प्लांट्स जिनको बोला जाता है बॉग। नाम याद रखिए, बॉग। फाइनली कन्वर्टिंग, एंड फाइनली हमारा लेक, हमारा एक्वेटिक सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया है? लैंड में। भाई किसी ज़माने में कोई बोलेगा हमारे दादा परदादा के ज़माने में यहाँ पे ना लेक हुआ करती थी, अब वो लेक पूरी भर गई, ज़मीन बन गई है पूरी। डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक एंड अदर फैक्टर्स, द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक में स्पैन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो अगर हम नेचुरली ये प्रोसेस को होने देते हैं तो इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। बट क्योंकि हम इतना भर भर के पोल्यूटेंट्स डाल रहे हैं फ्रॉम मैंस एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, क्या क्या पोल्यूटेंट्स डाले हैं? एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड होम्स कैन रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस। ये क्या करेगा? अब एजिंग प्रोसेस को दे रहा है एक्सेलरेटर, मतलब फुल स्पीड में ये प्रोसेस चल रही है। दिस फिनोमिना हैज बीन कॉल्ड कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। बढ़िया है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोलेंगे हम इसको? कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। किसको बोला जा रहा है? फास्ट एजिंग ऑफ लेक को बोला जा रहा है। क्यों हो रही है फास्ट एजिंग? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। Now during the past century, lakes in many parts of the earth have been severely eutrophied. Eutrophied मतलब क्या हो गया बेटा? कंटेमिनेट हो गई by sewage and agriculture and industrial waste. तो क्या हुआ फिर? द प्राइम कंटेमिनेंट्स क्या क्या है? ओके, वेरी नाइस। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कौन से प्राइम कंटेमिनेंट्स होते हैं? प्राइमरी कंटेमिनेंट्स क्या क्या होते हैं? नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये प्लांट न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। वी नो वेरी वेल, प्लांट तो बेचारे जिनको ये मिलता नहीं है तो बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके इनको ज़्यादा बनाने लग जाते हैं कि भाई नाइट्रोजन कम है, नाइट्रेट्स नहीं है, चलो बैक्टीरिया से दोस्ती कर लो। फॉस्फेट्स कम है, बैक्टीरिया से। अब यहाँ तो ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है, तो ऑब्वियसली प्लांट बहुत फास्ट ग्रो होंगे। दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ अलगी। अलगी बहुत फास्ट बढ़ेगी, कॉजिंग अनसाइटली स्कम एंड अनप्लेजेंट ओडर्स। स्कम मतलब क्या होता है बेटा? जैसा आप बोल सकते हो एक फेस टाइप का आ जाता है पानी के सरफेस पे, गंदा सा लेयर बन जाएगा, उसको हम स्कम बोलते हैं। और बदबू भी आ रही है, अनप्लेजेंट ओडर भी बोला गया है। एंड और क्या होता है? एंड रॉबिंग। रॉबिंग मतलब चुरा लिया भाई, लूट लिया। किसको लूट लिया? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को, जो कि वाइटैलिटी थी इस एक्वेटिक लाइफ की। भाई ऑक्सीजन था तब तक तो एक्वेटिक लाइफ थी, और जब सारी ये गंदी चीज़ें बढ़ेगी बैक्टीरिया बढ़ेंगे और एक्वेटिक लाइफ पे अफेक्ट आएगा। एट द सेम टाइम अदर पोल्यूटेंट्स फॉलोइंग इनटू लेक में पॉइजन। दूसरे पोल्यूटेंट भी क्या कर रहे हैं? लेक को पॉइजन कर रहे हैं। होल पॉपुलेशन ऑफ फिश को पॉइजन किया जा रहा है। भाई फिशेज भी मर गई, अब जो ये मरी हुई फिशेज रहेगी ये वहीं पे रहेगी, इनको भी डिकम्पोज किया जाएगा, और डिकम्पोजिंग रिमेन्स जो रहेंगे वो फिर से डिप्लीट करेंगे वाटर के डीओ को। मतलब क्या हो गया? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता जाएगा और एक एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इन सच फैशन अ लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ। मतलब लेक का आप बोल सकते हो दम घुटकर इस लेक की मौत होने वाली है, डेथ होने वाली है। और बोला गया है आपको, और कुछ वेस्ट के बारे में बताया गया। हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स। कहाँ से आते हैं? जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, थर्मल पावर प्लांट्स है। तो इनमें से जो वेस्ट वाटर निकलता है ये बड़ा ही गर्म पानी होता है। इससे क्या होगा? इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूट अनदर कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ पोल्यूटेंट। ये गर्म पानी, क्योंकि ये सिर्फ गर्म है, ये भी बड़ा डेंजर है। ये क्या करता है? थर्मल वेस्ट वाटर इट एलिमिनेट्स और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। मतलब इन सारे ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगा वाटर बॉडी से, जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो नहीं हो सकते थे, जो लो टेम्परेचर को प्रेफर करते थे। भाई वो आपने गर्म पानी डाल दिया तो वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से ग्रो होंगे जो लो टेम्परेचर पे ग्रो होते थे। and may enhance the growth of plants and fish
इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज। तो कोल्ड एरियाज में आपने देखा होगा, कभी विजिट किया है, कभी कहीं गए हो, तो कोल्ड एरियाज की जो लेक्स होती है वो बड़ी ही क्लियर होती है, एकदम साफ पानी रहेगा। क्यों साफ पानी है? क्योंकि इसके अंदर कोई लिविंग मैटर है नहीं, फिशेस, प्लांट्स, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने इन एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज में गर्म पानी डाल दिया, थर्मल वाटर प्लांट वाला, तो ऑब्वियसली वहाँ टेम्परेचर चेंज होने वाला है, और टेम्परेचर चेंज होने वाला है तो उधर प्लांट्स एंड फिशेस ये आ जाएंगे सारे, एंड आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू इंडिजीनियस फ्लोरा। मतलब इंडिजीनियस फ्लोरा से यहाँ बताया गया है कि जो एक्चुअल ठंडे पानी वाला जो फ्लोरा रहेगा, बिल्कुल क्लोज कोल्ड वाटर में ग्रो होने वाला फ्लोरा, मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स, जो भी रहेंगे इन सबको ये डैमेज करेंगे दिस हॉट वाटर। ओके, सो वी हैव सीन डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ वाटर। सीवेज से क्या हो, सीवेज क्या होता है, सीवेज के इफेक्ट, इंडस्ट्रियल वाटर के इफेक्ट, और थर्मल पावर प्लांट से आने वाले गर्म पानी के इफेक्ट्स। अब इसमें भी एक केस स्टडी पढ़ना है, तो इस केस स्टडी को देख लेते हैं। बी पेशेंट, सुनते रहिए, देखते रहिए। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बट डोंट वरी, कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। ओके, सो केस स्टडी देखते हैं हम। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अगेन फिर से एक केस स्टडी आ गई है। केस स्टडी है तो हमको इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर कैसे किया गया ट्रीटमेंट? इंटीग्रेटेड तरीके से किया गया है। क्या है इंटीग्रेटेड तरीका? वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन इंटीग्रेटेड मैनर। कैसे किया जा सकता है? यूटिलाइजिंग, इंटीग्रेटेड मतलब एडवांस, एक से ज़्यादा मेथड्स आप जब यूज़ कर रहे हो, एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस कर रहे हो, तो यहाँ पे हम दो प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी। दोनों प्रोसेस को यूज़ करके हमको इसको ठीक करना है। कैसे करना है? एन एग्जाम्पल ऑफ सच इनिशिएटिव इन अरकैटा, अरकैटा टाउन ऑफ अरकैटा कहाँ है भाई? अरकैटा, अरकैटा है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में एक टाउन है जिसका नाम है अरकैटा, नॉर्दर्न कोस्ट पर है। कैलिफोर्निया का एक कोस्टल टाउन है। कोस्टल मतलब समंदर किनारे की एक सिटी है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ बायोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया कि भाई हम इसमें यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच भी यूज़ करेंगे और नेचुरल प्रोसेसेस भी करेंगे। कहाँ से थे ये बायोलॉजिस्ट? इनका नाम भी दे दिया गया है, ज़रा केस स्टडी है, याद रखिए अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन नहीं है रिसेंट 1-2 साल में, तो भाई क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अरकैटा के लोगों ने हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ये भी अरकैटा में ही है, कैलिफोर्निया में। तो इनसे किया, यहाँ के बायोलॉजिस्ट से किया कोलैबोरेशन, दोस्ती कर ली कि चलो भाई कुछ करते, प्लान करते स्पेस वाटर को ठीक करने के लिए। तो यहाँ टाउन्स पीपल मतलब उस शहर के लोग, इन्होंने एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू किया विद इन नेचुरल सिस्टम। तो जहाँ उसका नेचुरल सिस्टम था, जहाँ पर ये पानी आ रहा था वेस्ट वाटर, नदियों से आके, सिटीज से आके समंदर में छोड़ा जा रहा था, वहीं पे इन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दी। द क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेजेस। तो इनकी जो क्लीनिंग प्रोसेस थी वो 2 स्टेजेस में होती थी। 2 स्टेजेस क्या है देखिए। पहली स्टेज आपको दी गई कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन। कन्वेंशनल मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से क्या करना है? सेडिमेंटेशन करना है, मतलब जो भी हेवी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाएगी। फिल्टरिंग करना है, सिंपल फिल्ट्रेशन रहेगा। क्लोरीन डाल दिया पानी के अंदर। पानी में हम क्लोरीन डालने से, आपने देखा होगा बारिश के जब दिन होते हैं तो पानी में क्लोरीन डाल के नलों में पानी आता है, सो दैट कुछ बैक्टीरिया हो तो मर जाए। सो ये दे सकते हैं हम किसमें? कन्वेंशनल मेथड्स में, ट्रेडिशनल मेथड्स में। आफ्टर दिस स्टेज ये हो गया, देन इसमें से बहुत सारे डेंजरस पोल्यूटेंट्स, डिजॉल्व्ड हेवी मेटल्स स्टिल रिमेन। ये करने के बाद भी कुछ चीज़ें तो निकल जाएंगी भाई, प्लास्टिक है या कुछ स्लिट्स है, मिट्टी है, पत्थर है, रेती है, ये सारी चीज़ें, कुछ बैक्टीरिया है, ये तो निकल जाते हैं इन सारी प्रोसेसेस में। बट रह क्या जाता है? लॉट्स ऑफ डेंजरस पोल्यूटेंट एंड हेवी मेटल्स, ये रह जाएंगे। अब इनका क्या क्या करें? टू कम्बैट दिस, कॉम्बैट मतलब इस सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए क्या किया गया? एक इनोवेटिव अप्रोच लिया गया। अब इस इनोवेटिव अप्रोच में ली गई साइंटिस्ट की हेल्प, बायोलॉजिस्ट की हेल्प। तो इसमें क्या किया देखिए, सेकेंड अप्रोच, बायोलॉजिस्ट ने एक स्पेशल सिस्टम डेवलप किया जिसमें 6 कनेक्टेड मार्शेस लगाए गए। मार्शेस मतलब दलदल टाइप एरियाज। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे एरियाज क्रिएट किए। 6 एरियाज रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे।
कि यहाँ पर पानी आ रहा है और इसमें से आगे जा रहा है, कंटिन्यूसली आगे जा रहा है। तो 6 कनेक्टेड मार्शेस लगाए, कितने एरिया में? ओवर 60 हेक्टर्स ऑफ मार्श लैंड इन्होंने बनाया। एप्रोप्रिएट प्लांट्स, एप्रोप्रिएट प्लांट्स मतलब कौन से प्लांट्स बेटा? अब इन्होंने क्या किया, इस एरिया में एप्रोप्रिएट प्लांटेशन किया, प्लांट्स लगाए, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सबको यहाँ पर डाल दिया गया। वेयर सीडेड इनटू दिस एरिया, यहाँ सब कुछ भर दिया गया। अब एप्रोप्रिएट से मीनिंग है ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे एल्गी, ऐसे फंजाई जो इस हेवी मेटल्स का या तो डेंजरस जो पॉल्यूटेंट है इनको रिमूव कर सके पानी से। दे विल एब्जॉर्ब दिस हेवी मटेरियल, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनका सिलेक्शन करके इनको यहाँ पर डाला गया, यहाँ पर प्लांटेशन किया गया। और इससे क्या होगा? विच न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट। सी 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। क्या क्या करते हैं ये? न्यूट्रलाइज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एसिमिलेट भी करते हैं। याद रखना है क्या किया जा रहा है। 3 तरीके से काम कर रहे हैं ये। कौन कौन? प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब के सब। एक तो न्यूट्रलाइज कर देंगे इसके इफेक्ट को, इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपने अंदर समा लेंगे, मीन्स एसिमिलेट कर लेंगे। हेंस एज द वाटर फ्लोज थ्रू द मार्शेस इट गेट्स प्यूरिफाइड। अब भाई ये 6 मार्शेस से होते हुए जब पानी इधर तक बाहर निकलेगा, ये तो हमारा अल्टीमेटली प्यूरिफाइड पानी बन जाएगा ना। इसके अंदर जो कुछ भी वेस्ट था वो सारा के सारा इधर यूज कर लिया गया, एसिमिलेट कर लिया गया, तो पानी प्यूरिफाइड हो गया। ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये? अर्काटा में। अर्काटा कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। यहाँ के लोगों ने और यूनिवर्सिटी के कुछ बायोलॉजिस्ट ने मिलकर ये काम किया है। अब यहाँ आपको बताया गया है द मार्शेस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट सेंचुरीज। अब यहाँ जो झाड़ वाड़ इन्होंने लगा लिए, इनके अंदर क्या है? सेंचुरीज भी है विथ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किस किस की बायोडाइवर्सिटी है भाई? भर भर के फिशेस है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, दे कैन रिसाइड देयर। क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट खाना पीना मिल रहा है तो उन्होंने वहाँ अपना एक छोटा छोटा इकोसिस्टम बना लिया। और सिटीजन्स ग्रुप कॉल्ड, यहाँ जो सिटीजन्स ग्रुप है, जो टाउन्स पीपल हमने बोला था, इनको क्या बोला जाता है? इनका नाम याद रखिए, फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श। इनको फोम बोला जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन एज आई एम सेइंग, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फोम क्या थे? कौन से टाइप के ट्रीटमेंट में इन्होंने काम किया था? वाटर ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट में। फोम कौन थे? फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श, ये लोग थे, वहाँ के लोकल सिटीजन्स थे। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। और उन्होंने ऐसे क्या किया? अपने सिटी को बचा लिया गंदे पानी से। ऑल दिस टाइम वी हैव अज्यूम दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट रिक्वायर्स वाटर। अभी तक के हमको ये पता था कि भाई वेस्ट के रिमूवल के लिए पानी चाहिए। अब ये दूसरा एक कंसेप्ट बताया गया है आपको। इट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ केस स्टडी। तो अब अभी तक मतलब अभी भी आज भी लोगों का बिलीफ है भाई किसी भी चीज़ को साफ करना है तो क्या करो? पानी से धो दो। तो हमको क्या चाहिए? हर चीज़ में हमको चाहिए वेस्ट रिमूवल के लिए पानी। इससे क्या होता है? इससे बनता है ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज। लेकिन अगर हम वाटर को ना यूज़ करें टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट लाइक एक्सक्रीटा, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, फिसेस है, इसके लिए हम पानी ना यूज़ करें तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वन कैन सेव? भाई एक सवाल पूछा गया है, कितना पानी बच जाएगा अगर हम फ्लश नहीं कर रहे हैं, हमारे टॉयलेट्स को फ्लश नहीं कर रहे हैं तो कितना सारा पानी बच जाएगा। तो फ्लश नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर क्लीनलीनेस कैसा आएगा? तो यहाँ पर आपको फिर से एक केस स्टडी बताई गई और ये ऑलरेडी अप्लाई किया गया है रियलिटी में। तो इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल सैनिटेशन। ये एक सस्टेनेबल सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को बिना हार्म पहुंचाए के हम क्लीनिंग भी कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई सस्टेनेबल सिस्टम में आता है फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो अब इसमें क्या किया जाता है? यहाँ पर ड्राई कंपोस्टिंग की जाती है ऑफ टॉयलेट्स। टॉयलेट्स को फ्लश नहीं करना है, बहुत सारा पानी नहीं डालना है, ड्राई कंपोस्टिंग करनी है। कैसे की जाती है? यहाँ पर टॉयलेट्स में जो कुछ भी वेस्ट जमा हो रहा है उसको जमा करके हम उसको निकाल लेते हैं और फील्ड्स में यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र। सो दिस इज़ प्रैक्टिकल, हाइजीनिक भी है, प्रैक्टिकल भी है, एफिशिएंट भी है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। जहाँ पे पानी बहुत कम है ऐसे जगह के लिए तो बड़ा ही बेस्ट सॉल्यूशन है। और जहाँ पानी बहुत ज़्यादा भी है लेकिन हमको उसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है तो उन जगहों के लिए भी अच्छा सॉल्यूशन है।
The key point to note here is that with this composting method, human excreta, भाई एक दो काम हो रहे, डबल काम हो रहे, पानी भी बचाया जा रहा है और ह्यूमन एक्सक्रीटा को एज अ रिसोर्स यूज किया जा रहा है। किसका? नेचुरल फर्टिलाइजर का रिसोर्स, विच रिड्यूसेस द नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, एंड इसको कमर्शियली यूज किया जा रहा है विद द नेम इकोसैन। याद रखिए, इकोसैन टॉयलेट्स। और हमारे इंडिया में भी, केरला में ऐसे बहुत सारे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है श्रीलंका का। यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन बन सकता है, इकोसैन टॉयलेट से क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है, याद रखना है। इंडिया में, केरला में है, प्रैक्टिकल है, हाइजेनिक है, पानी का यूज़ कम करने के लिए लिया गया अप्रोच है। तो विद दिस 2 बड़े पोल्यूशन हमने कवर कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप एवरीवन इज एंजॉइंग एंड एवरीवन इज गेटिंग ऑल द पॉइंट। इसको एक बार सुन लोगे, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही सुनते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए एनसीईआरटी।